Good morning, everybody. Respected Dean Sir, HOD Sir, Ashwini Sir, and Sumi Ma'am, and all other colleagues, and my dear fellow teacher educators in the making. अभी बन रहे आप, एक ना एक दिन आप मेरा फेलो टीचर एजुकेटर्स ही बनेंगे. आप सबको आज बहुत खुशी हो रही है. जिस अल्फाजों से मेरी स्टूडेंट शाहिस्ता ने मेरी तारीफ की, एक तरह से तारीफ की पुल बांधी है. आई डोंट नो उस सब लफ्ज़ों के लिए मैं आई एम रियली डिजर्विंग इट और नो. हाँ, जस्ट विथ अ जोक, बहुत बहुत सीरियस हो गए आप. इस दौर में बहुत सारे लोग मुझसे मिले हैं एग्जामिनेशन के टाइम पे. हाँ, पहले नहीं मिले थे, एग्जामिनेशन के टाइम पे तो मिले थे मुझसे. तो आप लोग जो बाहर जाके हॉस्टल में बात बोले उसको एक बार दोहराते हुए मैं आगे चलूंगी. वो मैडम जो एक तिरछी नजर से देखी, वो मैडम जिसकी चेहरे पे मुस्कान ही नहीं थी, वो कौन जो बिंदी लगाती है, वो मैडम क्यों आई एग्जामिनेशन की टाइम पे. अब वो छवि हटाएंगे और आज की लेक्चर के बाद ये सारा लफ्ज़ निकाल दीजिए अपनी डिक्शनरी से. मैं उम्मीद करती हूँ एंड ऑफ द लेक्चर वो मैडम जो थोड़ा बहुत बाबा साहेब के बारे में हमें बताई, वो मैडम हमारी डिपार्टमेंट में है. तो ये बात फैलाइए और पूरा वो तिरछी नज़र, वो ये पूरा अपनी डिक्शनरी से हटाइए. ओके. तो जब मुझे ये पूछा गया अंबेडकर चेयर एक यूनिवर्सिटी में बाबा साहेब के बारे में बात करिए, तो मेरा पहला शब्द था बाबा साहब के बारे में बोलने वाली उतनी बड़ी तो नहीं बनी मैं. दूसरा, मैं तो एजुकेशन की हूँ, तालीम वाली क्षेत्र की हूँ, तो मैं क्या बोलूँगी. तो वो बोले दोनों को सोचते हुए मैडम आप सोचो. मैं बोली 2 दिन टाइम दीजिए, मैं थोड़ा पढ़ लूँ और अगर मुझे लगे मैं काबिल हूँ तो मैं बात करूँगी. लेकिन उस दिन मैंने जितना पढ़ी 2-3 दिन, शायद पूरी मेरी 55-60 इयर्स की जिंदगी में ने बाबा साहब के बारे में नहीं पढ़ी. मेरी पूरी जो सोच थी वो बदल गई. तो उनकी जो यू कैन से कंट्रीब्यूशन इवन इन एजुकेशन. इस दौरान मैं हाल में एक टीवी प्रोग्राम पे सुन रही थी, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में अगर कोई शख्स के स्टैच्यू बनना है, परमिशन नहीं देते, इमीडिएटली नहीं बनाने देते. उनकी डेथ के बाद 20-25 साल बाद अगर आप याद रखेंगे तभी उनकी स्टैच्यू बन सकती है. और उसको सोचते सोचते मैंने ये भी सोचा 125 साल बाद हम याद कर रहे हैं, नॉट फॉर द स्टैच्यूज मेड, उनकी बातों के लिए. आज जो मैं बताने वाली हूँ उनकी बातें हैं, आज भी रेलेवेंट है. तो मतलब एक तरह से हम ये भी कह सकते हैं वो हालत थोड़ा बेहतर हुई, लेकिन वो हालत आज भी है जिसके लिए उन्होंने अपना पूरी जिंदगी दांव पे लगाया था. तो पहली चीज है, भीमराव अंबेडकर जी ने एक पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी औरंगाबाद में और मुंबई में शुरू किया था दलित कम्युनिटी के लिए. तो उनका क्या एक तालीमी फलसफा था क्या? नहीं. हम उनकी तालीमी फलसफा उनकी लेक्चर से, उनकी आर्टिकल से, वो तालीम के लिए एक एजुकेशनल लेक्चर नहीं दिए थे कभी भी, बट उनकी जो सोच थी उसमें हम लोग बहुत सारा फिलॉसफी ढूंढ सकते हैं. हम उनकी सोच से ये भी बता सकते हैं कि उन्होंने कहा एजुकेशन शुड बी अ प्रायोरिटी फॉर द सोसाइटी. कौम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? वो एजुकेशन है, वो तालीम है. एंड उस तालीम से हर एक शख्स की डेवलपमेंट होती है और एक एक शख्स की डेवलपमेंट हो तो कुल मिलके पूरी कौम की डेवलपमेंट हो सकती है. तो
अगर एक सोसाइटी डेवलप होना है तो उसका पीछे उसकी एजुकेशन सिस्टम जो है वो डेवलप होना है, हर एक शख्स जो है वो डेवलप होना है. सो ही सेड एवरी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट शुड बी एन एजेंसी ऑफ चेंज. अगर कुछ चेंज होना है, इदारा एक चेंज का एजेंसी होना है. हर एक इदारा अगर चेंज लाने की कोशिश करेंगे तो समाज खुद ब खुद चेंज हो जाएगी ना. तो वो सोच उनकी थी. अंबेडकर जी ये कहते थे हमें वो तालीम चाहिए जो सब चीज़ों के बारे में बेदारी तो पैदा करे, सब चीज़ों के बारे में नॉलेज तो पैदा करे, उसके साथ साथ हर एक की ह्यूमन राइट्स जो है वो उसमें लाए, है ना. हक जो है, ह्यूमन राइट्स जो है, हर एक सिटीजन में उसकी ह्यूमन राइट्स डेवलप करे. ऑल्सो हर एक शख्स को अपनी डिग्निटी के साथ जीने का कॉन्फिडेंस दे. ओके, मेरी डिग्निटी क्या है और मैं क्यों चीज़ों को ऐसे ही ले लूँ, सदियों से चल रहा है तो मैं करूँगी वैसा ही. और जस्टिस हो, सबको एक ही तरह की जस्टिस हो. ये दीज आर ऑल दी वर्ड्स यू कैन सी इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन. इसके लिए एक मिसाल मैं दूंगी. 35 साल पहले जब एक अपार्टमेंट्स कल्चर जो तभी बन रही थी, तो एक जगह पे मैं जहाँ थी, पीने का पानी ओनली इन द ग्राउंड फ्लोर से लेके जाना पड़ता था. तो ग्राउंड फ्लोर में ही पीने का पानी का टैप था, तो सबको वहीं से पीने पानी, बाकी पानी आती है लेकिन जो मीठा पानी होती है बाकी सब तो बोरवेल की पानी थी. तो नीचे से लेके जाना पड़ता था. और 30 साल की पहले एक, आज तो बहुत मशहूर शहर है, मैं शहर और नाम नहीं बताऊंगी, लेकिन वहाँ जब मैं पीने के पानी के लिए लाइन लगती थी, उस लाइन में कुछ अपने आप को हायर कम्युनिटी समझने वाले पहले पकड़ना, हम जैसे सेकेंड ग्रेड सिटीजन्स को बाद में पकड़ना. एक लाइन भी वो लोग पहले पकड़ते थे. तो मैंने आवाज उठाई, क्यों, आपको क्यों पहले पकड़ना है? नहीं, वो नल साफ करना है. ठीक है, हम पहले पकड़ लेंगे. हम जिसको आप सेकेंड रेट बोल रहे हैं ना, हम पहले पकड़ लेंगे, आप उसके बाद जो साफ करना है करो, फिर आप पकड़ो. ये सरकारी नल है, किसी और का नहीं है. हाँ, ये मुझे तालीम ने दिया. उस टाइम मैं थोड़ी यंग थी, 30 साल पहले, 35 साल पहले. मैंने एक और बात बोला. थैंक यू सर. मैंने एक और बात बोला जो मुझे तालीम ने वो शक्ति दी, मतलब बोलते हैं ना वो स्ट्रेंथ दी. मैं बोली मैं क्या कर्म करती हूँ, मैं स्कूल में पढ़ाती हूँ. तो हमारी जो 4 वर्णा सिस्टम है उसमें ब्राह्मण कौन है जो पढ़ाते हैं ना. वेदा नहीं पढ़ाती हूँ लेकिन मैं तो बच्चों को पढ़ा रही हूँ, तो मैं तो टॉप का हूँ. जो आप मेरे खिलाफ इतना आवाज उठा रहे, भाई साहब आप कहाँ काम कर रहे हैं? वो एक लाम फार्म, मैं बता कंप्लीट करने दो. वो एक लाम फार्म है जहां शीप ब्रीडिंग होती है. शीप ब्रीडिंग मतलब जहां बकरियों को अच्छा ब्रीड कैसा लाए, क्या होता है, वो काम हो रहा है. कितना मीट आता है, कैसा मीट आता है, वो सब कर रहे. तो मैं बोली आप क्या बने, मैं क्या बनी? मैं तो पढ़ाई कर रही हूं. तो अभी के टाइम पे हम तो ऊपर रहना है, आप तो उस हिसाब से, नॉट बाय बर्थ. उनको देख देख के शायद मेरी शक्ल नोइंगली अनोइंगली मेरी जो ड्रेसिंग है थोड़ा बदल गई. हाँ, तो अब मैं कहती हूं जो अंबेडकर जी ने कहा, तालीम हमें एनर्जी देती है, तालीम हमें अपनी आवाज उठाने के लिए
एक हक भी बोलती है, मेरे हक मुझे मालूम है। तो ये बात यहां कहते हुए फिर बाबा साहब कहते हैं एक इंसानियत का तालीम दो, हर एक शख्स को इंसानियत दो, तो हम इंसान बने, दूसरों को इंसान समझे, फिर पूरी जो सोसाइटी है वो बहुत खुशी खुशी रहेंगे ना। अगर मैं इंसानियत का एक मिसाल बनूं तो सारे के सारे इंसानियत खुद ब खुद आ जाएगा। हर एक शख्स जो स्कूल से गुजरता है वो इंसानियत का पाठ लेके जाएगा बाहर, फिर एजुकेशन अपनी काम में कामयाबी हो गई ना। लेकिन चलते चलते व्हाट हैपेंस, सो अंबेडकर जी जब एजुकेशन को क्यों क्यों करना है, एजुकेशन वजह क्या है तालीम देने का बोलने से, एक हम लोगों को व्हाई डू वी गिव एजुकेशन, हमारी फिलॉसफी बीएड में हम लोग क्या कह रहे हैं, बीएड में, एमएड में, डीएलएड में, व्हाई शुड वी गिव एजुकेशन। बाबा साहब का वर्ड बोलती हूं, फिर आप समझो आपने क्या लिखा है एग्जाम में, टू एक्वायर इट फॉर बेटरमेंट ऑफ अदर्स। तालीम क्यों लेना है हमको, दूसरों की मदद करने के लिए, दूसरों को बेहतर बनाने के लिए हमें तालीम चाहिए। दैट इज द फर्स्ट पर्पस ऑफ एजुकेशन। सेकेंड, पहले दूसरों का, उसके बाद अपनी बेहतरी के लिए तालीम चाहिए। अपनी ओन बेहतरी सेकेंड, पहला दूसरों को बेहतर बनाने के लिए हमें तालीम चाहिए। इसके लिए जो सलाहियत चाहिए, जो जिम्मेदारियों के बारे में नॉलेज चाहिए, जो हम लोगों को एक अच्छा इंसान बनना है, एक अच्छा सिटीजन बनना है, वो हमें तालीम देना चाहिए। ओके, सो टीचर और लर्नर, उस्ताद और शागिर्द के दरमियान जो रिश्ता पनपना है, उन दोनों के दरमियान जो रिश्ता होना है वो इस सब के इर्द गिर्द ही घूमना है। अगर मैं आपसे रिश्ता रखूं, मैं आपसे गुस्सा करी, मेरी थी कि आगे की नस्ल में हम ही कॉपी करेंगे तो कल चल के अपने बच्चों को क्या दिखाएंगे। हम ही कॉपी करने लगे तो अपने बच्चों को हम क्या सिखाएंगे जाके, यही बात नहीं ना। तभी मैंने गुस्सा किया। चाहिए तो मार्क्स ले लो, फ्रीली ले लो, 50 के 50 मार्क्स दे दूंगी, लेकिन कॉपी मत करो। अगर मार्क ही आपका मकसद है, ले लो, फ्री में ले लो, लेकिन गलत तरीका इस्तेमाल हम सीखेंगे नहीं। हम सीखेंगे तो हम आगे चल के वही सिखाएंगे क्या, नहीं। तो फिर उनको कैसे रोक पाएंगे। सही है, हमने वही काम किया और आप जाके बच्चों को बोलेंगे मत कॉपी करो, सही है नहीं। इसीलिए मैंने उस टाइम पे बहुत गुस्सा भी किया। फिर उनका एम्स ऑफ एजुकेशन, पर्पस, दो पर्पस, मेन गोल क्या है, अपनी बेहतरी, दूसरों की बेहतरी। दूसरा एम्स ऑफ एजुकेशन उन्होंने क्या बोला, पहला एम, देखिए नजरिया अपना जो एम लिखा है आप, टू व्हाट लिखे हैं आप, वो देखिए और इनकी बातों में क्या फर्क है वो समझिए। प्रोवाइडिंग सेक्युलरिज्म, आज की तारीख में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सईद ने वही बोला अभी, सब साथ में जीना। हर एक ग्रुप, जो भी ग्रुपिंग हमने बनाया लैंग्वेज के हिसाब से, ज्योग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से, रिलीजन के हिसाब से, वो तोड़ना है। हम सब एंड में, आज सुबह मुझे एक मैसेज आया था, हम मिट्टी से आए थे, मिट्टी में मिलने वाले हैं, इस दरमियान अच्छा इंसान बन के जियो, है ना, इस बीच। तो शायद वही बात वो कह रहे हैं, डेमोक्रेसी। आप में से कितने लोगों को वोट मिल गई थी, 18 है ना साहब, 18 है, कितने लोग अभी तक वोट नहीं किए, क्यों नहीं करे, अपना हक क्यों इस्तेमाल नहीं करे। तो हमारी डेमोक्रेटिक राइट पे लिए, अब
उनके तरफ देखिए मत, दूसरे ने जो उठाया नहीं वो भी शायद वोट नहीं करे अभी तक। तो हमारा एक वेपन है वोटिंग। डेमोक्रेसी में फर्स्ट वेपन वोटिंग है। तो हमारा जो डेमोक्रेसी है, जियो और जीने दो। ओके, तो वो कॉन्सेप्ट्स भी एजुकेशन की एम्स है। एजुकेशन इज अ चैनल टू मॉडर्नाइजेशन। मॉडर्नाइजेशन मतलब क्या? भाषा में मॉडर्न, कपड़े में मॉडर्न, पिज्जा नूडल्स खाने में मॉडर्न मॉडर्न नहीं। मॉडर्नाइजेशन क्या होता है? मॉडर्नाइजेशन ये होता है आपका सोशल मोबिलिटी। मैं जहां हूं वहां पर रहूंगा, वो मॉडर्नाइजेशन नहीं है। मैं आगे बढ़ूंगा। ओके, वो मॉडर्नाइजेशन है। सेल्फ डेवलपमेंट, नेक्स्ट एम इज सेल्फ डेवलपमेंट, खुद की डेवलपमेंट। यहां आने के पहले मैं क्या था, यहां से जाने के बाद मैं क्या बन गया। जैसा था वैसा है। तो हम लोग एज टीचर्स अपने काम में कामयाब नहीं हुए। जिस तरह से मैं आया था मानो के अंदर, उसी तरह से मैं जा रहा हूं बाहर। तो मतलब हमारी तालीम कहीं ना कहीं पीछे रह गई। कुछ तो बदलाव आना है, लेकिन ये हालत मानो का नहीं है, मैं जानती हूं। आप बाहर जाते वक्त बहुत बदल के जा रहे हैं। बहुत सारे चीजों में आपकी सोच बदलती है, आपकी स्किल्स बदले हैं, नया स्किल सेट के साथ बाहर जाए। एक और चीज, कैरेक्टर फॉर्मेशन। हाँ, हमारी कैरेक्टर क्या है उसके बारे में। देन वो करिकुलम के, मैं ये सब अपनी बातें नहीं बोल रही हूं, उनकी लेक्चर से निकाल निकाल के हमारे लिए क्या क्या चाहिए। पर्पस हो गया, एम हो गया, नेक्स्ट हम बोलते हैं करिकुलम, है ना। एजुकेशन में क्या क्या चाहिए? करिकुलम। करिकुलम में बाबा साहब कहते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे ज्यादा फोकस करिए। मॉडर्नाइजेशन होना है, साइंसी तरीका अपनाना है। आज के दौर पे हम सब कोरोना का वजह से, कोविड के बाद ऑनलाइन का आदत पड़ गए, है ना। मोबाइल इस्तेमाल करना हमारी आदत हो गई थी, हो गई है अभी, है ना। हर चीज ऑनलाइन करना आप भी सीख गए। 18 में जब हॉस्टल की प्रोवोस्ट थी, मैं ऑनलाइन फूड ऑर्डर करने पे रोक लगा रहे थे हम लोग। और हम जब भी देखे, अब तो ऑनलाइन फूड आ रही है अंदर, नहीं आ रही है, तो हमने सीख लिया। उसके साथ साथ अपनी नजरिया भी बदलिए। बेहतरी के लिए अपनी नजरिया भी बदलना है। रीडिंग एक और एम इज करिकुलम। रीडिंग, रीडिंग मतलब क्या? वॉज टू रीड, पहले पढ़ो, रीड आउट एंड हियर। आप सिंपली पढ़िए, बाहर मत पढ़िए, कुछ भी चीज देखते रहिए, पढ़ते रहिए। सेकेंड स्टेप में क्या करना? उसी चीज को बाहर बोलिए। हमारी मदारिस में हम कुछ भी पढ़ते हैं तो कैसे पढ़ते हैं? वेद पाठशाला में भी होता है, मदारिस में भी होता है। हम क्या करते हैं? जो भी पढ़ते हैं ऐसे ही साइलेंट रीडिंग करते हैं क्या? क्या करते हैं? बाहर चैंट करते हैं ना? यस और नो? हम बाहर बोलते हैं ना, जो भी बोलना है वो बाहर बोलते हैं। क्यों? ये भी सुनना है, डायरेक्टली आ नहीं जाना, इसके थ्रू जाना है। जो भी आप पढ़ रहे हैं ना, रीड आउट एंड हियर। तो मतलब यही है, आप किसी को डांटने वाले हैं, अम्मी पे ऊपर गुस्सा करने वाले हैं, बाबा के ऊपर गुस्सा करने वाले हैं, पहले बाहर बोल के अपनी कानों को वो बात पहुंचा लो। अच्छा लगे तभी बाहर बोलना, है ना। पहले हमारी कान को अच्छा लगने दो। यही सोचिए, अगर आप अपने दोस्त पे कुछ गुस्सा है और कुछ बोलने वाले हैं, वो खुद बोलो और अपनी खान को बोलो, सुनो। खान कहेगी अरे बस भी करो। हाँ, तो दूसरों को बोलने के पहले आप
जो भी पढ़ते हैं उसको बाहर पढ़िए, उसके बाद उसको समझिए, जो पढ़ रहे हैं उसको समझिए, फिर उसमें जो मीनिंग है उसको आप अपना लीजिए। तो सिंपली एक बार देख लीजिए, आंखों से देख लीजिए, अपनी मुंह से बोलिए, कानों से सुनी लीजिए, जहन में ले लीजिए और फिर दिल में अंदर बिठा लीजिए जो भी चीज। इसका हमारी एजुकेशन से क्या ताल्लुक है मैडम? कॉग्निशन, अफेक्टिव डोमेन, साइकोमोटर डोमेन, सेंस ऑर्गन्स के साथ आप पढ़ाई करो, काली जबानी मत करो, काली जहनी पढ़ाई मत कीजिए। शायद उनकी बात वही तक ले जा रही है हमें, मुझे लगता है वही बोल रहे वो, काली पढ़ो मत, उसको अमल में लाने की कोशिश करो और फिर अफेक्टिव डोमेन में इंटरनलाइज कर लो, अफेक्टिव डोमेन में अपने आप का एक हिस्सा बना लो, अपने में उसको शरीक कर लो। और एक उनका कहना है डेवलप रेशनल थिंकिंग। कोई भी चीज पे आप सोचिए, सोच समझ के जो भी करना है वो करिए। उनकी बात असेसमेंट पे भी है। असेसमेंट में उन्होंने क्या कहा? एग्जामिनेशन जो तालीम के साथ इतना बड़ा रिश्ता बनाया है उसको तोड़ो। ये कब कहे? ये 60-70 साल पहले कहे, और आज की तारीख में भी हम उसी समस्या से जूझ रहे हैं, है ना? तालीम माने एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन माने मार्क्स, मार्क्स नहीं है तो मतलब पीछे वाला सारा चीज नहीं हुआ क्या? फिर उन्होंने कहा अगर ओनली एग्जामिनेशन पे अगर हम फोकस करेंगे तो यूनिवर्सिटीज में, स्पेशली हायर एजुकेशन में, रिसर्च पनपेगी नहीं। क्योंकि हम किस चीज पे काम करेंगे? एग्जाम लिखो, मार्क्स लो, एग्जाम लिखो, मार्क्स लो, तो फिर रिसर्च करने के लिए मौका ही नहीं मिलेगी। सो इस तरह से उन्होंने यूनिवर्सिटी एजुकेशन पे बहुत सारा बात कही है। प्राइमरी एजुकेशन और यूनिवर्सिटी एजुकेशन, विमेन एजुकेशन, 3 हिस्सों में उन्होंने अपनी बात रखी है। प्राइमरी एजुकेशन, यस, उनका कहना है कि तालीम एक बुनियादी जरूरत है हर इंसान को, उसमें प्राइमरी एजुकेशन सबको मिलना ही मिलना चाहिए। उस बाबा साहब जैसे लोगों ने प्राइमरी एजुकेशन माना, इसी वजह से शायद मैं इधर हूं, क्योंकि मेरा फादर जो थे वो एक कौहड़ थे, मतलब गाय बकरी चराने वाले बच्चा था, जिसको एक प्राइमरी स्कूल के टीचर ने देखा। देखते वक्त क्या हुआ, उनके पास 60-70 गाय थे, तो शाम सुबह लेके जाते हैं ना, शाम को जब रिटर्न ला रहे थे, एक दिन टीचर ने देखा ये कुछ कुछ गिन रहे थे और कहा 2 गाय नहीं आए। तो टीचर ने पूछा कौन सा 2 गाय नहीं आए? इन्होंने हर एक गाय को एक नाम रखा था, उसकी एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर, अगर काला पूंछ है तो काला पूंछ, अगर कुछ उसका ऐसा कलर्स रखे थे। तो वो बोले ये दोनों नहीं आए। कौन दो? जिसका ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। तो टीचर ने बोला आपको पूरी की पूरी याद है? हाँ याद है, देखो ये है, ये है, ये है। जो 60 गाय है उन सबका नाम उन्होंने रिपीट किया। तो टीचर ने बोला आप स्कूल में आ जाओ। वो बोले नहीं, स्कूल में नहीं आना, मुझे गाय चराना है, मुझे अच्छा लगता है। तो आप यकीन नहीं करेंगे, वो टीचर ये जब गाय चरा के दोपहर लंच टाइम में वो जाके इनको पढ़ा के थोड़ा बहुत कुछ सिखा के स्कूल में आने के लिए मजबूर किया। वहां से लेते हुए वो IIT खड़गपुर जो 58 में बना था, 59 में सेकेंड बैच स्टूडेंट बने। तो वो प्राइमरी एजुकेशन उनको वहां लेके गई और मुझे यहाँ। नहीं तो सोचो अगर वो टीचर इंटरेस्ट नहीं दिखाते तो वो शायद गाय चराते, हम क्या होते पता नहीं, सोच भी नहीं सकते। तो इस वजह से मैं यही कहूंगी, उस जनरेशन के लोग, आप शायद नेक्स्ट जनरेशन है, हो सकता है आप में से मेरे बाबा जैसे लोग भी है जो फर्स्ट जनरेशन एजुकेशन है या सेकंड जनरेशन है,
लेकिन तालीम ही हमें बदलेगी। वो शक्ति भीमराव अंबेडकर साहब ने देखा। प्राइमरी एजुकेशन, बेसिक एजुकेशन, गांधी जी ने भी वही कहा, हर एक को बुनियादी तालीम मिलनी चाहिए। तालीम ही वो शस्त्र है, वो अस्त्र है, वो वेपन है जो हमें आगे ले जा सकती है। सो अबाउट यूनिवर्सिटी एजुकेशन ऑल्सो, टेक्निकल एजुकेशन की भी मैं ये पावर पॉइंट आपकी ग्रुप्स में डलवा दूंगी, क्योंकि बहुत देर तक नहीं बात करूंगी, आपको टायर्ड भी हो जाएंगे। एक और बहुत इंपॉर्टेंट इज एजुकेशन ऑफ विमेन, जो मानू की एक मैंडेट भी है ना, एजुकेशन ऑफ विमेन। उसके बारे में भी he has made a comment, the progress of a community will be measured by the degree of progress which women achieved। वो कह रहे हैं अगर कोई भी कौम की प्रोग्रेस अगर हमें देखना है तो उसमें विमेन ऑफ दैट कम्युनिटी, विमेन ऑफ दैट सोसाइटी कितना आगे बढ़े, अगर वो आप देखेंगे तो उस कौम की हम लोग बोल सकते हैं उसकी तरक्की क्या है। तो वो बात सच में है ना। वी नाउ टुडे फ्रॉम डेवलपिंग ऑलमोस्ट वी हैव रीच्ड द बिगिनिंग ऑफ द डेवलप्ड कंट्रीज। अभी भी हमको डेवलपिंग में डालते हैं, फिर भी शायद हम थोड़ा और पुश करें तो डेवलप्ड कंट्रीज में एक हिस्सा बनेंगे। तभी बनेगी जब हमारा एक 50% जो है वो आगे बढ़े। वो पीछे रहेंगे तो हम डेवलपिंग के कंट्री में जो नीचे के हिस्सा है उसी में रह जाएंगे। तो ये एक चीज थी। इफ वुमेन वर एजुकेटेड, जो कॉन्सेप्ट है, द एंटायर फैमिली विल बी एजुकेटेड। सो रोल ऑफ टीचर्स, इसमें टीचर्स का भी रोल उन्होंने बताया। टीचर्स मेन रोल रखते हैं, वो आज भी सही है। आप में से मैं हमेशा यही बोलती हूँ, जो भी मेरी क्लासेस में है, जब आप टीचर बनेंगे, आपकी क्लास से कोई बच्ची स्कूल छोड़ के चली जा रही है या कोई बच्चा स्कूल छोड़ के चला जा रहा है, अगर आप उसको क्लास के अंदर पेरेंट्स को कन्विंस करके उसको पढ़ा के आप लाएंगे तो वो आपको एक भारत रत्न जितना बड़ा इनाम है खुद के लिए। बच्चे को स्कूल से बाहर जाने नहीं देना। जो भी बच्चे आपके अंडर आएंगे उनको हम लोग अच्छा सा पढ़ाएंगे, अच्छा तालीम देंगे। पेरेंट्स ये नहीं कहना कि बच्चे को क्या किया आपने, क्या मिल रहा है आपकी स्कूल में। यही तो पेरेंट्स का प्रॉब्लम है ना। क्या होता है स्कूल में, देखो मेरे जैसा, जब हम लोग एक ट्रिप में गए थे अपनी प्रोजेक्ट के तहत बिहार के अंदरूनी गांवों में, एक बच्ची मुझसे पूछी, आपकी तरह बड़ी गाड़ी में घूमने के लिए मुझे क्या करना है। आपकी तरह एक बड़ी गाड़ी में घूमने के लिए मुझे क्या करना है। आपको पढ़ना है, कहाँ तक पढ़ना है। आप कौन सी क्लास में है अभी? 6th। मैं बोली इसको 15 साल और जोड़ो, तब तक पढ़ो, तब बड़ी गाड़ी में घूमेगी। 15 साल मेरी माँ बाप नहीं भेजेंगे। मैं बोली यही बोलो उनको, मुझे बड़ी गाड़ी में मुझे बड़ी गाड़ी कमाना है, मुझे बड़ी गाड़ी में घूमना है, मुझे और 15 साल पढ़ना है। हाँ जरूर बोलूंगी। देखिए छोटी छोटी आइडियाज जो बच्चों में आती है, सो शी विल 15 years later if I go and find her, I am sure she will reach her goal, क्योंकि बहुत छोटी एज में ही उसको अपनी मन बना लिया। गाड़ी मतलब इट वॉज नॉट ओनली द गाड़ी, उसको समझ में आ गया कि कुछ तो है इनके पास जिसकी वजह से यहां आए, कुछ तो पावर है ना। तो ये चीजें जो है टीचर्स का रोल बनती है। ये चीजें मैं मिसाल मैं दे रही हूं, बात तो बाबा साहब का ही है। ओके, उनका कहना तभी था कि जो उस टाइम की टीचिंग था
इस टाइम की सिस्टम थी वो अच्छे प्रोफेसरों को बना नहीं पाएगी, क्योंकि उस टाइम की सिस्टम में बहुत फॉल्टी सिस्टम था. सो एवरी प्रोफेसर, हम लोगों के लिए भी बात उसमें है, शुड सीक नॉलेज एंड ट्राई फॉर ट्रूथ एंड प्रैक्टिसेस. टीचरों को कह रहे हैं आप भी पढ़ते रहिए, नया नॉलेज ढूंढते रहिए, और जो नॉलेज मिला उसको अमल में लाते रहिए, तभी आप एक अच्छा प्रोफेसर बनेंगे, यूनिवर्सिटी प्रोफेसर बनेंगे. ही वाज, उनका कहना था कि सिलेबस जो है हर एक टीचर को अपनी तौर से, अपनी बच्चों से, अपनी हालत के वजह से करिकुलम फ्रेम करने का जो फ्रीडम है वो टीचर्स के पास रहना है. बच्चों के लिए उन्होंने क्या बोला, स्टूडेंट्स के लिए उनको कहा, देयर वाज नथिंग मोर सेक्रेड देन लर्निंग. सबसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो लर्निंग है. हमारी जो पुरानी रिवाजें हैं, तालीम देने के जो हमारी पुरानी रिवाजें हैं वो भूलना नहीं. हमारी ट्रेडिशनल वे ऑफ टीचिंग जो था इतने सालों से चल के आ रही है, तो मतलब कुछ तो था.